नमस्कार। जय हिंद। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन मंच पर। मेरे भाई, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के अंदर अगर अपने बात करें तो 2 पॉइंट और है जो आपको ऐड करने हैं। फिर उसके बाद आज एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो गुरुजी, आज जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? आज जो टॉपिक है वो साख साख जो टॉपिक है आज उसकी चर्चा करेंगे। सभी मेरे प्यारे साथी जो है वो क्लास के अंदर जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। मंदी एवं आपदा की बात करें, एक शब्द आपको ये याद करना है, और मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है एक शब्द आपको ये याद करना है। मंदी आप किसे मानोगे? मंदी की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे, आपदा तो आपने पढ़ा होगा, सूखा अकाल वगैरह की स्थिति आ जाए, है ना। जब हम घाटे में जाए तो हम ये फील करते हैं कि हम आपदा के अंदर हैं। ठीक है, तो यहां पर आप एक शब्द को समझो कि सर जो मंदी है वो क्या है। मंदी की अगर बात करें, जब किसी देश के अंदर 6 माह तक कोई देश घाटे में जा रहा है, 6 माह तक लगातार घाटे में जो है वो जा रहा है, चल रहा है, तो उस देश के अंदर जो है वो मंदी की स्थिति आ जाएगी, है ना। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार, है ना, 2 तिमाही, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में, मेरे भाई लिख लो जल्दी जल्दी, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में 2 तिमाही, 2 तिमाही, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में 2 तिमाही का मतलब होता है 6 माह। 2 तिमाही का मतलब होता है 6 माह। 2 तिमाही का मतलब क्या होता है? 6 माह। बहुत बढ़िया। 6 माह तक विकास दर घटती जाती है। 6 माह तक विकास जो दर है, विकास की जो दर है वो घटती जा रही है, घटती जाती है। तो वहां उस देश में आप ये पाओगे कि क्या आ गई है? मंदी आ गई है। यहां पर क्या देखने को मिलेगी? मंदी देखने को मिलेगी। इसका मतलब यहां पर विकास दर घटेगी तो कमाई में भी कमी हो रही है। कमाई के अंदर जो वो क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमाई के साथ साथ अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहां पर आप एक तरह से ये शब्द भी यूज कर सकते हो कि कारोबार भी जो है वो घट रहा है। कारोबार जो है वो भी क्या है? घट रहा है। कारोबार जो है वो क्या है? घट रहा है। ऐसी स्थिति अगर आपको देखने को मिले तो उसे हम बोलेंगे मंदी, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अंदर गुरुजी क्या याद रखने वाली बात है, बस ये याद रख लेना। मंदी की स्थिति हम 2 तिमाही में जो है वो एक कोई एग्जामिनर प्रश्न बनाए तो आंकड़ा दे सकता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में कितने तिमाही या किस स्थिति में विकास की दर घट जाती है, तो 2 तिमाही लगातार जो विकास की दर है वो घट जाए, उसे अपने मंदी एवं आपदा बोलेंगे। स्टेगफ्लेशन क्या होता है? ये शब्द आपके परीक्षा में आ सकता है, ऐसे प्रश्न आपके बहुत देखने को मिलते हैं। स्टेगफ्लेशन की अगर आपसे परिभाषा पूछे कि इसे आप जो है वो क्या बोलोगे, जब मंदी के साथ मूल्य में वृद्धि होती है। यानी एक तो मंदी आई हुई है, मंदी के साथ साथ मूल्य में वृद्धि होती है, मंदी के साथ मूल्य में वृद्धि हो रही है, मूल्य में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, उसे अपने क्या बोलेंगे? स्टेगफ्लेशन। याद करो, मंदी के साथ मूल्य में वृद्धि। एक बार मेरे साथ बोलो सारे, मंदी के साथ मूल्य में वृद्धि, मंदी के साथ मूल्य में वृद्धि, मंदी के साथ मूल्य में वृद्धि होती है, उसे बोलते हैं स्टेगफ्लेशन। 1 मिनट का टाइम है, दोनों याद करो, जल्दी जल्दी दोनों याद करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर अवसाद क्या होता है? अवसाद का मतलब होता है जब मंदी लंबे समय तक चल जाए। मंदी मंदी जो है वो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक चले। इसमें क्या होता है? देश के हालात बिगड़ जाते हैं मेरे भाई। देश के जो हालात हैं, देश के जो हालात हैं वो बिगड़ जाते हैं, है ना, वो बिगड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? अवसाद। देश के हालात मंदी के कारण बिगड़ गए तो उसे क्या बोलेंगे? अवसाद। सर मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? इसके अंदर पैसा जो वो घट जाएगा, पैसे की वैल्यू जो घट जाएगी। हाँ, जब सरकार क्या करती है, जब सरकार अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर जो है पैसा की मूल्य जो है वो घटा देती है ना, उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, ये काम किसका होता है ये भी बात याद रखना। सरकार, सरकार का काम होता है। सरकार क्या करती है? जैसे अपने मान के चलते हैं 1 रुपया है भारतीय, रुपया 1 है, इसका मूल्य जो है वो घटा दिया जाए, 1 रुपये का जो मूल्य है वो घटा दिया जाए, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? अवमूल्यन। हाँ, 1 रुपया पहले जितना
न रहकर अब थोड़ा कम हो गया, अब थोड़ा कम हो गया, उसे में अपन क्या बोलेंगे कि अवमूल्यन हुआ है। यानी पहले का जो रुपया है एक, 1 रुपया, उसकी वैल्यू वो न रहकर पहले से क्या हो गई है, थोड़ी कम हो गई है, उसे अपने बोलेंगे मुद्रा का अवमूल्यन। अगर ये समझ में नहीं आए छोड़ो, बस आप याद रखना अवमूल्यन जो है भारत में अब तक कितनी बार हुआ है, तो भारत में 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है मेरे भाई, 3 बार हुआ है। गुरुजी ये 3 बार याद रखना है क्या, जी बिल्कुल आपको यह याद रखना है। पहली बार जो है वो हुआ था 1949 में, उसके बाद आपको याद रखना है 1966, उसके बाद याद रखना है मेरे दोस्त 1991। याद हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो मुद्रा का अवमूल्यन कब कब हुआ, 1949 में हुआ, 1966 में हुआ, 1991 में हुआ। जल्दी से आप याद करो, यह टॉपिक मुद्रास्फीति आपका क्लियर हो जाता है। और अब मैं आपके 10 प्रश्नों का टेस्ट लूंगा मुद्रास्फीति का, उसके बाद साख टॉपिक कराऊंगा, सिंपल सा टॉपिक का साख हो जाएगा पूरा। हाँ, एक मैं सभी मेरे प्यारे साथियों को मतलब हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया कर रहा हूं। वैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कहा चलो ऐसे ही करवा देते हैं, आती है तो करवा दें, आपको बहुत बार क्लास में बताया और करवाई। और आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, कई बता रहे हैं गुरुजी आप इसकी किताब निकालो, ये निकालो, मतलब बहुत हौसला मिला है मेरे भाई। इकोनॉमिक्स अब प्रतिदिन आएगी। अच्छा, वो अपने राजस्थान भूगोल की किताब जो है आपको पता लग गया होगा, प्रिंटिंग के लिए है, 1-2 दिन में पूरे बाजार पूरे राजस्थान में आपको वो किताब मिलेगी भूगोल का सूत्र के नाम से। आप कहीं बुक शॉप पे जाओ तो आप कहोगे कि अजय सर की भूगोल का सूत्र जो है किताब आप हमें उपलब्ध कराओ। और अब क्लास आपको प्रतिदिन जो है वो जो है एक इसी टाइम जो आप देख रहे हो, इसी टाइम जो प्रतिदिन जो है वो आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रतिदिन। यानी मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि संडे को भी क्लास रखें, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन। अब आपकी ये कमेंट नहीं है कि सर जल्दी लाओ क्लास, ये करो वो करो, है ना। ठीक है, ओके। अब आप मुझे 10 प्रश्न करके दिखाओगे, फिर अपने मैं टॉपिक शुरू करूंगा साख वाला। मैं देखूं तो सही आप कितना पढ़ रहे हो, है ना। मैं पढ़ाए पढ़ाए जा रहा हूं यहां पर, यहां आप जो है वो याद ना करो तो फिर मजे वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, है ना। जी सर, चलो आज की क्लास में मैं आपको 10 प्रश्न यहां पर करवाऊंगा और उन 10 प्रश्नों के आप मुझे जो है वो जवाब देंगे। पहला प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के सामने है, जल्दी से पढ़कर इसका जवाब दो। जल्दी से पढ़कर आप जो जवाब दोगे इसका फिर मैं साख टॉपिक शुरू करूंगा उसके बाद। ठीक है गुरुजी, चलो। जब वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं। मुद्रा अपस्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, मंदी कहते हैं, अवसाद कहते हैं। मंदी भी समझा दिया, अवसाद भी बता दिया। लेकिन जब सेवाओं के वस्तुओं और सेवाओं में आपको वृद्धि देखने को मिलती है उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं मेरे भाई, मुद्रास्फीति। जी सर, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने जो है वो आपका ये है, जल्दी से जवाब दो। वेरी गुड, पहले वाले प्रश्न का जवाब बहुत से साथियों ने बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार आप देते रहे। अब दूसरे प्रश्न का आपके सामने जवाब है कि जब मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है तो यह किस स्थिति को दर्शाती है। यानी क्रय शक्ति, खरीदने की जो शक्ति है, परचेजिंग पावर जो वो घट गई है, ये भी मैंने आपको बार बार बोला है, उसे भी अपने क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति। मंदी कैसे कह देंगे, मंदी तो होगा नहीं, अवसाद भी नहीं होगा, भी पढ़ा है ये तो, स्थिरता भी यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। बिल्कुल सर, ये 2 प्रश्न हमारे सही गए। चलिए फिर अब मैं पूछूंगा लास्ट में 10 में से कितने सही हुए हैं आपके। हाँ हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कि अत्यधिक तेज गति से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है। बस ये प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको, जब मैं फटाफट ज्यादा इसमें प्रश्नों में व्याख्या नहीं कर रहा हूं, टॉपिक करवाया हुआ है, टिक मारकर मैं आगे बढ़ता हूं कि आपको मतलब कितना कार है। मेन बड़ी बात ये देखो क्या पूछा है, अत्यधिक तेज गति से। भाई साहब हाइपर होगी, अपने कहते बीपी हाइपर होगी, ये मैंने बताया था आपको, कितने शानदार उदाहरण से बताया था। इसे बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर मुद्रास्फीति। मध्यम बताई थी, धीमी गति से बढ़े, है ना, धीरे धीरे बढ़े, तेज गति से बढ़े, उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इतना शानदार तरीके से समझाया था, बिल्कुल सर याद है हमें सब, हम गलत नहीं करेंगे। हाँ, ये अभी बताया आपको स्टेगफ्लेशन क्या होता है, ये अभी आपको बताया, ये तो गलत मत कर देना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, मंदी के साथ मूल्य में वृद्धि हो, मूल्य घटने के साथ विकास हो, उच्च उत्पादन के साथ कीमत गिरना, रोजगार में वृद्धि होना। बताओ भाई क्या होगा।
शाबाश। इसका राइट उत्तर जो है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए गुरुजी। इसका राइट उत्तर होगा मंदी के साथ मूल्य में क्या होना, वृद्धि होना। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ रहा है मेरे भाई। अच्छा, जब पढ़ने वाले साथी जुड़ते हैं ना साथ में, तो दोस्त पढ़ाने का मजा भी अलग ही होता है, पढ़ाने का मजा भी अलग आता है। अच्छा, आप इसकी किताब को लेकर कह रहे हो कि इकोनॉमिक्स की किताबें जो है सर निकालो। देखो किताब तो इस बार तो नहीं निकलेगी, है ना, क्योंकि एक मतलब अपने कोई किताब जैसे मैंने अभी भूगोल की लिखी है, तो 3 महीने उस किताब की 3 मंथ जो है डिजाइनिंग में ही चला गया, और उससे पहले 10 महीने मैं उस किताब पे प्रॉपर काम कर रहा था। मतलब पढ़ा तो 4-5 सालों से रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर काम जो उस पर 10 महीने से कर रहा था कि कैसे कहाँ पर क्या चीज सेट करने की। प्रिय साथी जो पढ़ रहे हैं उसको मतलब एक, अब जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया था भूगोल, तो मुझे क्या क्या दिक्कतें आई, है ना, तो वो दिक्कत आपको ना सामना करें। अब आप मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो मैंने फील किया जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा कि मुझे क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं वो दिक्कत सब खत्म कर दी मैंने। अब आपको है ना, मतलब मैं रियल बोल रहा हूँ, मेरे दिल से ये आवाज आ रही है कि आपको 1% भी किसी क्लास में मतलब डाउट नहीं रहा होगा कि हाँ ये इसको लेकर ये हो गया, है ना। तो ये पता लग जाता, आइडिया हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन जो है सवाल है क्लास ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वो बच्चे पूछ लेते हैं, तो हमें पता है कि कहाँ क्या दिक्कत हो सकती है। इसलिए राजस्थान भूगोल की ये जो किताब लिखी है, ये सबसे भिन्न किताब होगी जितनी भी अभी तक राजस्थान की भूगोल, यानी लगभग राजस्थान भूगोल की सभी राइटरों की लगभग किताबें लगभग मतलब लगभग पढ़ी हुई हैं। तो एक आइडिया हो जाता है कि अपने को फिर कैसे देना है कि वहाँ ऐसे जो विद्यार्थी लोग हैं वो समझेंगे, बहुत फायदेमंद होगी। तो आप जो साथी है उस राजस्थान भूगोल की किताब को लेके आ सकते हो। 75 पेजों की किताब है सिर्फ, यानी 75 पेज कैसे गुरुजी, जैसे ये कोई अपने बुक होते तो 1 पेज 2 पेज ऐसे 75, यानी आगे पीछे करेंगे तो लगभग 150 पेज मान के चलो आप, कोई ज्यादा ना ज्यादा महंगी है ना, तो वो बात है। चलो, अच्छा उसके बाद 5 नंबर प्रश्न आप पढ़ो कि मांग के अधिक होने से, देखो यहां पर बात हो रही है मांग की, मांग के अधिक होने से उत्पन्न मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं। मांग से अधिक, लागत प्रेरित नहीं भाई, मांग प्रेरित बिल्कुल नाम ही दिया उसने, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वो हम कहेंगे। ये भी हमने आपको करवाया था क्लास के अंदर मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उत्पादन लागत बढ़ने, यहां पर बात आई है उत्पादन लागत की। उत्पादन लागत बढ़ने से जो मुद्रास्फीति होती है उसे क्या कहते हैं। उत्पादन लागत, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जो है आपके कमेंट आने चाहिए, जल्दी जल्दी आप सभी प्यारे साथियों के जो है वो कमेंट आने चाहिए। उत्पादन लागत बढ़ने से जो मुद्रास्फीति होती है उसे क्या बोलते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा था लागत को लेकर भी, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वो कहते हैं। सिंपल सी बात है मेरे भाई। चलो आगे, अगला प्रश्न जो है भाई, 3 प्रश्न और है, ये फिर साख टॉपिक शुरू हो जाएगा आपका। हाँ, 3 प्रश्न और आपको देखने को यहां मिलेंगे। अब क्या लिखा है यहां पर, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ जो है, पढ़ा था ना, किसे मिलेगा। अरे देनदार को मिलेगा या कर्जदार को, जो कर्ज लेगा, जो ऋणी होगा उसे मिलेगा, जो ऋणदाता हुआ जो पैसे देता है उसे मिलेगा। ये दोनों तो नहीं होंगे, सिर्फ आय पर पड़ने वाले को, वेतन भोगी वर्ग को, ये नहीं, इन दोनों में से एक बताओ। मैंने कहा था ना, जो देंगे पैसे उनको तो लाभ नहीं होगा, क्योंकि उस समय पैसे की वैल्यू जो है वो गिर जाती है, इसलिए ऋणी व्यक्ति जो है पैसे लेके अपने कर्ज वगैरह चुका देते हैं मुद्रास्फीति में, तो ऋणी को जो है वो क्या मिलेगा, लाभ। नोट्स खोल के देख लेना मेरे भाई, 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ, ये बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है। ये प्रश्न अगर आपने 10 में से 8 भी सही कर दिए ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं रीट में आपके मुद्रास्फीति टॉपिक से 1% भी नहीं कटेगा, एक भी। अगर आपकी यहाँ 8 सही हो रहे हैं तो बस अब पेपर के टाइम ही रिवीजन कर लेना, इतना ही है खेल सारा, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अच्छा, अब ये प्रश्न बताओ, कितना शानदार प्रश्न है, क्या है, मुद्रा मुद्रा मुद्रास्फीति को नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक कौन सा कदम उठाता है, बताओ कौन सा कदम उठाएगा। क्या गुरुजी, कदम जो है वो क्या करेगा कि बैंक दरों को कम करेगा। आरबीआई के ये पास होता है नियंत्रण करने के लिए, क्या कर दे, सॉरी कम नहीं, बैंक दरों को बढ़ा दे, कि लोग जो है लोन कम लेंगे, फिर बैंक दरों को जो है वो बढ़ा दे। इसका मतलब क्या होगा, बैंक दर जो है बढ़ाना। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में, इसलिए मैंने हर प्रकार का कराया है, जितना आपको पढ़ा रहा हूं है ना, ऐसे मत करना कि आप स्कीप कर दें सर ये ना पढ़े, नहीं, मैं खुद ही आपको मेन मेन चीजें करा रहा हूं मेरे भाई, तो आपको स्कीप कुछ नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है सब। हाँ, मुद्रास्फीति दर की गणना, ये एक प्रश्न जो है आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, है ना। मुद्रास्फीति दर की गणना के लिए मुख्य सूचकांक क्या है, ये आपको नोट्स में ऐड कर लेना, शायद नहीं करवाया मैंने, शायद, है ना। तो इसमें जो है वो याद रख लेना,
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, मुद्रास्फीति दर की जो गणना है वो किसके ऊपर की जाती है, सीपीआई पर। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये आप ऐड कर लेना अगर नहीं लिखा हुआ तो। लास्ट और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का। हाँ, ये प्रश्न बताओ, भारत में मुद्रास्फीति हो गई है, बिल्कुल हो गई है सर। अब बताओ इसको कंट्रोल कौन करेगा। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने की मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था की है, वित्त मंत्रालय की है, योजना आयोग की है, भारतीय रिजर्व बैंक की है या नीति आयोग की है, जल्दी से बताओ। अच्छा, नीति आयोग की आपको स्थापना तो पता है ना, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1953 में होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास जो परिषद है इसकी स्थापना होती है 1953 में। ठीक है गुरुजी, ये भी याद हो गया। योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर होती है। ठीक है, हाँ। अब इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसने ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935। इसके आगे वाली क्लास में अपने बैंकिंग विकास पढ़ेंगे, कैसे बैंकिंग विकास होता है भारत के अंदर, कैसे राष्ट्रीयकरण होता है बैंकों का, सब वो कहानी पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी जी की कहानी, वो जो है वो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज मैं साख टॉपिक कर देता हूँ, बस अब नजदीक आ गए अपने सिलेबस के, कोई लंबी चौड़ी कहानी रही नहीं। अब रेगुलर क्लास आएगी तो मान के चलो अपने इस महीने में खत्म कर देंगे पूरा। तो आपके 10 में से बताओगे कि कितने प्रश्न सही हुए हैं, जल्दी से, है ना। 10 में से आपके जो प्रश्न है वो कितने सही हुए हैं, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। चलो आज अपने जो टॉपिक है, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम होता है हमारा आज, वो है साख, क्रेडिट। कौन सा टॉपिक है, साख। साख क्या है, तो मेरे भाई आप एक लाइन में समझो। देखो, ज्यादा खुदाई मत कर करो, हर चीजों खुदाई खुदाई में रह जाते हैं, और खुदाई फिर वो बात हो जाती है मेरे भाई, वो चीजें याद नहीं रहती हैं ना, फिर प्रश्न सही होंगे, हम खुदाई खुदाई में रह गए थे, वो चीज होता है। एक लाइन में समझो, साख, साख जो है वो ऋण की एक संबंधित इकाई है। तो आज की क्लास में अपने ऋण यानी कर्ज कह सकते हो आप, कर्ज के बारे में पढ़ेंगे। ऋण संबंधित एक इकाई है, या ऋण संबंधित गतिविधि है। गतिविधियां जो पढ़ते हैं उनमें से आपको साख एक देखने को मिलेगी। तो इसका संबंध जो है वो किससे है, ऋण से। आप ये बात जो है वो सभी याद रखेंगे, है ना। अच्छा, अब आप इसको ऋण के संदर्भ में कैसे याद रखें। देखो क्या होता है, ये जो बैंक है, ये जो बैंक है ये काम क्या करता है। बैंक जो है, बैंक में लोग जो है पैसा लेके आते हैं, बैंकों में भर भर के आते हैं। बैंक क्या करता है, पैसा जमा करता है, पैसा जमा करने का काम करता है, हमारे पैसों की रक्षा करता है, और उस पर हमें जो है वो ब्याज भी देता है, बिल्कुल देता है। सर बैंक को क्या फायदा है कि हमें पैसे का जो है ब्याज भी दे रहा है और हमारे पैसों की रक्षा भी कर रहा है। तो मेरे भाई, हमने जो बैंक में पैसा जमा कराया है, ये बैंक क्या करता है, अन्य लोगों को जिसको आवश्यकता है उसको बैंक लोन देगा। बैंक क्या देता है, लोन। फिर उससे जो है ये व्यक्ति ब्याज लेता है। बैंक जो संस्था है फिर उससे क्या लेती है, ब्याज लेती है, जिससे बैंक को क्या होती है, कमाई होती है। और बैंक में जो काम करने वाले कर्मचारी है उनका भी बेचारों का घर चलता है ना। तो एक लाइन में ये समझो, बैंक क्या काम करता है, हमारे पैसों की रक्षा करता है, पैसा जमा करता है, और जरूरतमंद व्यक्ति को जो है वो लोन देता है, या ब्याज पर जो है पैसा देता है, यानी बैंक लोन जो है वो देता है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, बिल्कुल। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर साख जो है इसकी दो स्थितियां होती हैं। साख की आपको कितनी स्थिति मिलती है, दो। चलो अब नोट्स बनाने आप शुरू कर देंगे। हाँ, अब हम पढ़ेंगे जो साख होता है, साख की दो स्थितियां होती है। जो साख है, साख, साख की आपको कितनी स्थितियां मिलेंगी, दो। साख की जो स्थितियां हैं अब वो कितनी देखने को मिलती हैं, दो। यहां पर एक लगाई और इधर हमने लिखा दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति के अंतर्गत क्या होता है, जब ऋण से व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, तो ये तो पॉजिटिव ही है ना, बिल्कुल अच्छी बात ही है। पहली स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब जब ऋण से
ऋण लिया, कर्ज लिया व्यक्ति ने, ऋण लिया, या लिख दो कर्ज लिया, कर्ज से व्यक्ति की आय बढ़ी, व्यक्ति की आय बढ़ी, तो ये तो बात होगी अच्छी साख, यानी ये तो बढ़िया बात है, आय बढ़ी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी ये जो है सकारात्मक पॉइंट अपने कह सकते हैं, और इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो पहली स्थिति तो साख से ये देखने को मिलती है, किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया, लोन लिया, और उससे उस व्यक्ति की आय बढ़ी। जैसे मान के चलो हमने कोई लोन लिया और हमने लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू किया 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का, और वो बिजनेस अच्छा चल गया, एक दिन की हमें 1 लाख रुपए भी कमाई दे रहा है वो, बढ़िया। तो मान के चलो अब उससे हमारी आय बढ़ जाएगी। ऐसा जो लोन का कर्जा है वो तो हम 1 महीने में निकाल देंगे, फिर उसके बाद हमारा काम बढ़िया चल जाएगा, तो हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो इसके अंदर पहले के अंदर क्या होता है, व्यक्ति की स्थिति बेहतर हो जाती है। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या होता है, मान लो हमने लोन वगैरह लिया कहीं से और काम शुरू किया, जैसे मान लो किसान है हम, हमने जो है वो फसल वगैरह, मतलब लोन लिया, लोन लेकर अपने बीज वगैरह खरीदे, जो भी दवाइयां वगैरह थी, जो भी काम पर जो लोग रखने थे, औजार वगैरह थे, वो खरीदे और इन्वेस्ट करके खेत बो दिया। अब हम उम्मीद लगा रहे हैं कि फसल बहुत अच्छी होगी और जो भी है, लेकिन अचानक प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई बाढ़ आ जाती है, या हम माने कि भयंकर बारिश हो जाती है जिससे सारी फसल क्या हो जाती है, नष्ट। तो उसके अंदर क्या होगा, हम बहुत भयंकर नुकसान में चले जाएंगे, हमारे ऊपर जो है कर्ज की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। साख से दो स्थितियां होती है, एक तो व्यक्ति की जो आय वो बढ़ जाती है, एक व्यक्ति जो है वो कर्ज में पड़ जाता है ना। हाँ, जैसे अगर हम बात करें तो अगर फसल जो है वो खराब हो जाए, है ना, आप क्या लिखोगे, अरे नोट्स तो बना रहे हो ना आप, नोट्स बनाते रहना मेरे भाई, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि अच्छा आप नोट्स अच्छे से बढ़ाओगे ना तो ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत फायदा देंगे। अभी तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम टाइम में रिवीजन करना जरूरी है, इसलिए नोट्स बना लेना, अभी तो टाइम पड़ा है, बना लोगे अच्छा। और मैं आपको ये कह दूं कि अपने भारतीय इतिहास की क्लास भी अब शुरू करेंगे जल्दी, ठीक है, वो भी आपको मैं, अच्छा वो रेगुलर नहीं मिलेगी, ये रेगुलर कर दूंगा इकोनॉमिक्स वाली, और वो रेगुलर नहीं मिलेगी, वो आपको मतलब 2-3 जितना भी टाइम होगा जैसे मैं करवा दूंगा पूरा, ठीक है, क्योंकि ये मैं वैसे ही करवा रहा हूँ भारतीय इतिहास आपको। आप मुझ पे थोपना मत प्लीज, कमेंट जितने ज्यादा मत कर देना कि मैं प्रेरित हो जाऊं कि करवाऊं रेगुलर इनको, फिर मेरे टेंशन होने लग जाती है, दिक्कत आने लग जाती है, फिर मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, क्योंकि अब सोचो इतनी क्लासें लूंगा दिन भर में, फिर ये इकोनॉमिक्स से भी अपने जाएंगे, थोड़ा सा, इतना नहीं, एक मेरी तरफ, मेरे इस चेहरे की तरफ, अपने भाई की तरफ भी देखना, थोड़ा सोचना, अच्छा हाँ ठीक है, जैसे 3 आ रही है क्लास हफ्ते में तो भी ठीक है, वरना नहीं हो रहा था, अब हो तो रहा है, ये भी फायदा है। अच्छा, इसके अंदर याद रखना, अगर फसल खराब हो जाए, अगर फसल खराब हो जाए, खराब हो जाए, हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान होगा, बिल्कुल सर नुकसान होगा, भयंकर नुकसान होगा। तो व्यक्ति बेचारा, उसने उम्मीद रखा था कि अब की बार फसल होगी मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन उस व्यक्ति को जो है वो क्या हो गया, नुकसान। और जैसे ही उस व्यक्ति को भयंकर नुकसान होता है, वह जो ऋणी व्यक्ति होता है वो कर्ज के जाल में फंस जाता है। नुकसान से जो ऋणी व्यक्ति होता है, ऋणी व्यक्ति, वो कर्ज के जाल में फंस जाता है, व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है, कर्ज के जाल में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है, और फिर फंस जाने के बाद उसका बेचारे का श्योर है कि वो डिप्रेशन में जाएगा। ये स्थिति ऐसी आ जाती है तो बहुत बुरी स्थिति होती है मेरे भाई, है ना। तो साख से दो स्थिति है, एक बढ़िया स्थिति और देखने को मिलती है, और एक यहाँ पर बुरी स्थिति जो है, 2 नंबर जो स्थिति है वो हमने दिखाई आपको, ये बुरी स्थिति भी देखने को मिल सकती है, कोई ऐसे नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा, है ना। अच्छा सर, आपने ये बहुत बार शब्द लिए, ऋण ऋण ऋण, कर्ज कर्ज, थोड़ा सा बताओ अच्छे से कि ऋण होता क्या है। चलो आपको मैं अब एक बात और बताता हूं कि ऋण क्या है और इसकी शर्तें क्या है, ठीक है, क्या याद रखना आपको, ऋण क्या है, ऋण जो है वो क्या है, अब आप हेडिंग लगाओगे इसके बाद, स्थितियों के बाद, ऋण क्या है, क्या है वह इसकी शर्तें, इसकी शर्तें, ठीक है। अब आप ये पढ़ोगे, पहली बात आप देखो कि जो ऋण है वो क्या है, ऋण जो है वो क्या है। हाँ, तो देखो ऋण या कर्ज क्या है, देखो ऋण की आप एक ही परिभाषा याद रखो, जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो, जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो, तो वो क्या आपने लिया है, ऋण लिया है। किसी से पैसा उधार लेते हो, पैसा क्या लेते हो, उधार लेते हो, उधार लेते हो, लेते हो,
तो इसका मतलब आपने क्या ले लिया, कर्ज ले लिया, आपने क्या ले लिया, ऋण ले लिया। बहुत बढ़िया, है ना। अब इसकी शर्तें क्या क्या होती है, कर्ज की जो शर्तें हैं वो अब आपको याद रखनी है कि कर्ज जो है उसकी शर्तें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगी। कर्ज की जो शर्तें हैं वो क्या क्या, 3 प्रकार की जो शर्तें हैं वो आपको याद रख लेनी है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। बिल्कुल सिंपल बात है, आपने सुनी हुई है, बस मैं ये मान लो कि आपको यहां लिख कर बता रहा हूं। नंबर 1, ब्याज दर जो है वो कैसी रहेगी। ब्याज दर एक तो अपने को ये शर्त देखनी होती है, जी सर। उसके बाद आपको जो 2 नंबर पे आपको पॉइंट याद रखना है वो रखना है, समर्थक ऋणदार जो है, समर्थक ऋणदार जो है उसके बारे में जानना है। और तीसरी अगर हम बात करें समर्थक ऋणदार के बाद, तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है, आवश्यक कागजात आपको क्या क्या चाहिए ऋण के लिए, आवश्यक कागजात। ये 3 बातें आपको, यानी ऋण लेने से पहले ये शर्तें आपको ध्यान में रख लेनी है, जी सर। ब्याज दर की बात है, यानी आपको साथ में जितना पैसा ले रहे हो उस ये एक अतिरिक्त पैसा होता है, अतिरिक्त पैसा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको इसके साथ में कितना पैसा चुकाना है। जैसे मान के चलो आपने 5,000 रुपए का क्या लिया, ब्याज लिया। अब 5,000 के आपको जो है कितने पैसे चुकाने हैं, 5500 रुपए। तो कहने का मतलब है आपने यहां पर कितने रुपए अतिरिक्त दिए हैं, 500। तो यही क्या है, ब्याज दर। यही क्या है, ब्याज दर। जी सर, हमें ब्याज दर अच्छे से समझ में आ गई। सभी को समझ आ गई, कमेंट करो। हाँ, बहुत बढ़िया। समर्थक ऋणदार क्या है, अब देखो, समर्थक ऋणदार का मतलब ये मानो आप है कि कोई ऋणदाता है, सॉरी कोई ऋणदार है, कोई ऋण मतलब ऋणी व्यक्ति है, वह अपनी संपत्ति, वह अपनी संपत्ति जो है वो गिरवी रखेगा। संपत्ति जो है वो क्या रखेगा, गिरवी रखेगा। या तो किसी बैंक संस्था में रखेगा या किसी रखेगा, रखेगा, रखेगा। गिरवी रखेगा। अच्छा, गिरवी कहां रखेगा, या तो कोई बैंक संस्था में रखेगा या किसी साहूकार के पास, यानी किसी साहूकार गांव में होते हैं ना जो ऋण वगैरह देते हैं, अमीर व्यक्ति होते हैं जो ब्याज वगैरह पैसे देते हैं, वो साहूकार उसे कहते हैं। तो समर्थक ऋणदार का मतलब आप ये समझो कि वह संपत्ति जो गिरवी रखेंगे जिसके पास, वो क्या होता है, समर्थक ऋणदार। 3 नंबर पे आवश्यक कागजात, क्या क्या आपको जो है वो कागजात चाहिए, ये बात। हाँ, जैसे आप जब कागजात जो दो है वो देते हो तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कितने समय के लिए जो वो ऋण चाहिए है और आप किस प्रकार से जो है ऋण चुकाओगे, यानी किस्तें क्या रखोगे, है ना। कितने समय तक आपको ऋण चाहिए, कितने समय तक चाहिए, एक तो ये बात पूछेगा, जी सर। दूसरी आपसे जो बात पूछेगा वो पूछेगा कैसे चुकाओगे पैसा, यानी वो किस्तें आप किस प्रकार की बनाना चाहोगे, किस्तें जो है वो कैसी बनाओगे। तो ये दोनों बातें पूछेगा। वो एक आपसे जो है कि हफ्ते वाले दिन आप पैसे दोगे, गांव में तो अपने देखते हैं। अच्छा, बैंक वालों में महीने वाले दिन आपके पैसे कटेंगे, बैंक में इतने पैसे होने चाहिए। ये सब जो है वो आपको यहां पर बातें याद रखनी। तो ये शर्तें होती है पैसे लेने की, क्या होती है मेरे भाई, ये जो है वो पैसे लेने की शर्तें होती हैं। ठीक है, अतिरिक्त पैसा देना होगा आपको और अपनी कोई संपत्ति है वो गिरवी रखनी होगी, और कितने समय में आप वो पैसा लुटाओगे, क्योंकि ये फिक्स तो ऐसे थोड़ी है कि जीवन भर आपने ले लिया तो अगले को लुटाना ही नहीं है। तो लुटाना तो वो आपसे समय से पूछेगा, समय पूछेगा भाई आपको कितने समय तक जो वो लोन चाहिए, कितने समय तक जो है वो ऋण चाहिए है। उसके बाद आपको याद रखना है, वो आपसे ये बात भी पूछ सकता है कि कितनी किस्तों के अंदर जो है वो आप पैसा हमें दोगे। जी सर, तो ये हो गई ऋण की, ऋण क्या है और इसकी शर्तें। ठीक है, इसको आप फटाक से नोट डाउन करो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सर जी, हमें इतनी बात याद होगी, हो गई। चलो, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। देखो पर्सन क्या है, ये एकदम मतलब इससे बनते भी नहीं है पर्सन है, मतलब मान के चलो 15 से 20 मिनट का ये टॉपिक है, 15 मिनट का ही मान लो। इससे पहले तब मैंने एक सोचा कि छोटा सा टॉपिक है तो पर्सन भी करवाई देता हूँ, है ना। तो अगर मान लो आ जाए तो गलत ना हो, बस इसलिए ही एक क्लास को देखना जरूरी। आज क्योंकि सिलेबस में है तो फिर पर्सन आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
है ना। अब आपको जो है वो याद रखना है, सहकारी समितियों से भी, सहकारी समितियां जो होती हैं वो भी ऋण देती है ना। तो सहकारी समितियां ऋण कैसे देती हैं इसको समझो। सहकारी समितियों से ऋण, सहकारी सहकारी समितियों से ऋण, सहकारी समितियां क्या करती है, अपने ही बंदों से पैसे इकट्ठे कर लेती है, फिर उसको जो क्या है वो ऋण के रूप में जो है वो देती है ना। हाँ। अब क्या होता है, गांव में आपको बैंकों की सुविधा नहीं मिलती है, तो फिर क्या होती है, सहकारी समितियां होती है ना गांव में। बैंकों के अलावा, बैंकों के अलावा सहकारी समितियां भी ऋण देती हैं। बैंकों के अलावा सहकारी समितियां भी लोगों को कर्ज देती है। सहकारी समितियां भी लोगों को कर्ज देती है, लोगों को कर्ज देती हैं। लोगों को ये क्या देती है मेरे भाई, कर्ज देती है। सहकारी समितियां जो है वो भी लोगों को क्या देती हैं, कर्ज देती है ना। जैसे किसान सहकारी समिति, तो किसानों को क्या है, वो बीज खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए जो है वो क्या देगी, ऋण देगी। क्या देगी, ऋण देगी, बिल्कुल सर। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात यह है कि सहकारी समितियों का काम भी बैंक की तरह होता है। यह भी कम ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर, ब्याज दर पर। जैसे गांव में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, मजदूर वर्ग के लोग, जैसे किसान हो गए, मछली पकड़ने वाले हो गए, है ना, मत्स्य या मछली पकड़ने वाले, ऐसे व्यक्तियों को जो है वो ऋण देगी। मछली पकड़ने वाले, पकड़ने वाले, पकड़ने वाले ऐसे लोगों को जो है वो ये क्या देगी, ऋण की सुविधा जो है उपलब्ध करवाती है। तो ये बात आपको सहकारी समिति को लेकर याद रखनी है। सहकारी समितियां जो है वो भी ऋण देती है बैंक के अलावा। तो बैंक के अलावा और कौन कौन ऋण देती है, सहकारी समिति। यहाँ आपको ज्यादा ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है देखने को मिलेंगी। इनकी ब्याज की दर भी जो है वो क्या होती है, कम होती है। बहुत बढ़िया। अब अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे गुरुजी क्या, देखो तो आगे क्या, आगे अगर अपने बात करते हैं तो आगे आपको याद रखना है कि जो ऋण देते हैं भारत में, वो कितने तरीकों से देते हैं। बस ये लास्ट बात है, ये टॉपिक खत्म है। ऋण दो तरीकों से दिया जाता है, यानी कर्ज जो है, ऋण जो है वो दो तरीकों से। हाँ, तो बस अब आपको जो है वो सिर्फ इतना याद रखना है कि ऋण कितने तरीके से दिया जाता है। बस टॉपिक कंप्लीट है मेरे भाई। तो याद रखना, जो ऋण है वो दो तरीके से दिया जाता है। ऋण जो है वो कितने तरीके से दिया जाता है, ऋण जो है वो दो तरीके से दिया जाता है। ऋण दो तरीकों से दिया जाता है। ऋण दो तरीकों से, या तरीके से कह दो या तरीकों से कह दो, दो तरीके से दिया जाता है, दिया जाता है। अच्छा, दो तरीके गुरुजी कौन कौन से हैं मेरे भाई। एक जो तरीका है वो तो कानूनी रूप से दिया जाएगा, जिसे अपने बोलते हैं औपचारिक। औपचारिक रूप से जो है वो आपको जो है ऋण दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा। और एक जो है वो अनौपचारिक तरीका होता है। वो कैसा होता है हम पढ़ लेंगे। अनौपचारिक रूप से जो है वो ऋण दिया जाता है। अनौपचारिक रूप से जो है, अनौपचारिक तरीके से जो है वो ऋण दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। औपचारिक को आप फॉर्मल सेक्टर बोल सकते हो,
औपचारिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, है ना, औपचारिक क्षेत्र को आप फॉर्मल सेक्टर भी बोल सकते हो, और इसे इनफॉर्मल सेक्टर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर अपने बात करें औपचारिक रूप से ऋण कैसे सर्जी, ये समझाओ पहले तो। यानी इसमें या तो ऋण जो है वो देने वाला होगा बैंक, वह सहकारी समितियों द्वारा ऋण दिया जाएगा, सहकारी समितियों द्वारा, समितियों द्वारा जो है वो क्या दिया जाएगा, ऋण आपको दिया जाएगा। पहली बात तो आप, या तो बैंक देगा या सहकारी समिति आपको ऋण देगी, उसे बोलते हैं यही देते हैं औपचारिक रूप से। इसके अंदर क्या होता है कि ब्याज की दर निश्चित होती है, ब्याज दर जो है वो क्या है, निश्चित होती है। ऐसे नहीं है कभी कम कर देंगे ज्यादा कर देंगे, ऐसे नहीं, इसमें ब्याज दर क्या होती है, निश्चित होती है और कम होती है। पहली बात तो निश्चित होती है और कम होती है। फिर अच्छा, ये जो काम कर रहे होते हैं ना बैंक और सहकारी समितियां, ये आरबीआई की निगरानी में होते हैं, आरबीआई की निगरानी होती है इनके ऊपर, निगरानी होती है। किनकी निगरानी होती है, आरबीआई। अब बैंक का आरबीआई देखेगा कौन घपलेबाजी कर रहा है और तुरंत प्रभाव से एक्शन ले लेगा। कोई भी बैंक अगर ज्यादा आपसे उच्च दरें ले रहा है, जो भी जिस प्रकार से घपलेबाजी करना चाहेगा, आरबीआई एक्शन ले लेगा तुरंत। तो आरबीआई जो बैंक है उसकी पूरी निगरानी है उसके ऊपर, है ना, उसे औपचारिक तरीके से बोलते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें दूसरी बात, कर्ज लेने और चुकाने के जो नियम होते हैं वो फिक्स होते हैं, कर्ज लेने के और कर्ज चुकाने के। आपने कर्ज लिया है उसके बाद चुकाना है, उसके कुछ नियम होंगे, नियम के हिसाब से ही आपको कर्ज लेना है, उसके हिसाब से ही आपको चुकाना है। जी सर। अच्छा, ज्यादातर अमीर लोग हैं वो औपचारिक तरीके से ही ऋण लेते हैं, अमीर लोग जो है वो इसको फॉलो करते हैं औपचारिक तरीके को। अब आओ आप इसके अंदर अनौपचारिक, इसके अंदर जो हम ऋण लेंगे अनौपचारिक, वो किससे लेंगे, इसमें बैंक नहीं होगा, इसके अंदर साहूकार हो गए, कोई गांव का धनी व्यक्ति है, साहूकार हो गया, देने वाले होते हैं, ऋण देने वाले व्यक्ति होते हैं, है ना, कोई धनी व्यक्ति है, कोई सेठ हो गया, कोई दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार हो गए, इस प्रकार के लोगों से हमें जो है वो क्या लेना होगा, ऋण लेना होगा। पहली बात तो उसे बोलते हैं अनौपचारिक जो है वो तरीका है ऋण लेने का। दूसरा, इसमें ब्याज दर निश्चित होती है, लेकिन इसकी जो ब्याज दर है वो अधिक होगी, वो कोई नहीं बख्शेगा भाई साहब, ब्याज आपसे खूब लेंगे। यहाँ आपको जितने पैसे दिए होते हैं उससे दुगना तिगना तो ब्याज ले लेते हैं। गाँव में आपा देखा कि रुपए तो लिए 250, और भाई साहब मैंने ऐसे सुना था कि 5-5 हजार रुपए भरने पड़ गए उसको 250 के। ये लगता है चक्रवर्ती का भी बाप है, चक्रवर्ती ब्याज तो वो होता है ब्याज पे ब्याज, ये ब्याज पे ब्याज पे ब्याज ऐसे लेते हैं। तो ब्याज दर बहुत ज्यादा क्या होती है यहाँ पर, उच्च होती है। इसमें तो औपचारिक तरीके से आप लोन लेते हो तो उसमें बैंक की निगरानी होती है, इस पर किसी की भी निगरानी जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप बैंकों को क्या पता आपने किस दोस्त से ऋण लिया है, अब बैंक उसके पीछे थोड़ी जाएगा, तो ये बात याद रखना। अच्छा, कर्ज लेने और कर्ज चुकाने का जो नियम है वो इसके अंतर्गत आपको नहीं देखने को मिलता है ना। यहाँ पर आपसे, यहाँ जो पैसा वसूल किया जाता है ना वो कानूनी रूप से किया जाता है, यहाँ निजायज तरीके से जो है पैसा वसूल किया जाता है, निजायज तरीके से जो है वो वसूल किया जाता है। लड़ाई भी हो जाती है इसके अंदर, है ना, और लोग जो है घर का सामान उठाकर ले जाते हैं भाई साहब। तो इस तरीके से जो है वो पैसा यहाँ पर क्या करते हैं अपने को देखने को मिलता है, जो है वो वसूल किया जाता है। और रियल बताऊं ना तो ये जिंदगी में भी मत लेना भाई, यह कर्ज जो है बहुत महंगा होता है, यह ऋण जो है वो आपको महंगा ही पड़ेगा, निश्चित है ये। आप सोच रहे हो तो बैंक में जाओ, प्रयास करना, अगर आपकी कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो बैंक में ही जाना है ना, ये बहुत ज्यादा अपने को क्या पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। हाँ, अब बेचारा क्या करे, इसके अंदर है ना, रियल बात है ये, गरीब व्यक्ति ही इनका शिकार होते हैं, अमीर व्यक्ति इनका शिकार नहीं होते। तो अनौपचारिक तरीके को ज्यादा, क्योंकि उनको बेचारे को नॉलेज नहीं है कि हम ये इस प्रोसेस से जो है वो ऋण कैसे ले सकते हैं, है ना। तो ये हमें जो है वो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाता है, ये जो है हमें यहाँ एक तरीका देखने को मिल जाता है। तो याद रखना, कर्ज जो है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, महंगा, और ये जो गरीब लोग हैं बेचारे वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई क्या? ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ते रहो, बढ़िया मेहनत करते रहो, ये टॉपिक मैंने आपको पूरा करवा दिया है, और ये जो हम प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं एक दिन ये आपके परिणाम के रूप में जो है वो बदल जाएगी। और जितना भी आपने संघर्ष किया, मेहनत किया है,
वो सब आपको जो है वो उधार हो जाएगा। 1 तारीख वाले दिन तनख्वाह आया करेगी ना, तो ये सारा संघर्ष आपका जो है वो ऐसे लगेगा कि हाँ यार मेहनत की थी, आज उसका फायदा मिल रहा है। और मेरा तो प्रयास है कि मेरी वजह से आपके जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके अंदर चाहे मतलब 5% भी आपकी सहायता मिले मेरी वजह से, तो मैं तो बहुत आभारी होऊंगा और अपने आप को खुश नसीब मानूंगा। इसके अलावा शिक्षण विधियां वगैरह है, वो अपने एसएसटी की देखते हैं, समय का खेल है भाई सब। जैसे जो मतलब आप जुड़े रहो, ठीक है, जैसा हमें समय मिलता है तो उस प्रकार से हम आपको करवा देंगे। क्लियर? ओके। और अभी के लिए जो है सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद। मिलते हैं